मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सिलेबस के अनुसार बीए भाग तृतीय में हम सामाजिक विचारधारा पुस्तक में कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण एवं सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना के बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का जितना प्रबल समर्थन किया था, आलोचकों ने उसकी उतनी ही धज्जियां उड़ाई थी। और जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो हैं, पहली आलोचना वो है कि सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि मार्क्स तो संघर्ष की बात करते हैं, कहते हैं कि आदिम साम्यवादी युग को ले लो, दासत्व युग को ले लो, सामंतवादी युग को ले लो, आधुनिक पूंजीवादी युग को ले लो, सभी में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। दासत्व युग में, सामंतवादी युग में और जो आधुनिक पूंजीवादी युग में है, वह वर्गों में अत्यंत प्रकार से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष पाए जाते हैं। और जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि यदि समाज में यदि आप संघर्ष की बात करेंगे, जीवन में यदि संघर्ष की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि संघर्ष की बजाय, संघर्ष की तुलना में सहयोग का अधिक महत्व है। कोई भी समाज, कोई भी संस्था है, वह सहयोग के बिना चल ही नहीं सकती। मानव जो जीवन है वह तो सहयोग के बिना समाप्ति हो जाएगा। इसलिए जहां दासत्व युग में दास व स्वामी, सामंत युग में सामंत व किसान व अर्ध किसान, और पूंजीपति युग में पूंजीपति व श्रमिक वर्ग जो देखने को मिलते हैं, उनमें संघर्ष की तुलना में सहयोग अधिक देखने को मिलता है। यदि दास अपने मालिक की सेवा नहीं करता और मालिक यदि अपने दास की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता, तो मानवीय जीवन असंभव हो जाता है। दूसरी ओर यदि सामंत किसानों को जमीन नहीं देते और किसान सामंतों के लिए उत्पादन का कार्य नहीं करते, तो मानवीय जीवन असंभव हो जाता है। उसी प्रकार से मालिक और मजदूर परस्पर सहयोग नहीं करते, तो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वह कैसे संभव हो पाता है। अतः सहयोग ही मूल है, न कि संघर्ष। इतनी बड़ी बड़ी आधुनिक युग में इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें इतने इतने मजदूर काम करते हैं। यदि मजदूर प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे, मालिक को प्रोडक्शन नहीं करके देंगे, और मालिक यदि उन श्रमिकों को पैसा नहीं देगा, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा, तो प्रोडक्शन कैसे होगा। अतः मानवीय जीवन में संघर्ष की तुलना में सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन कभी का समाप्त हो चुका होता। मालिक और मजदूर परस्पर सहयोग नहीं करें तो उत्पादन संभव नहीं है। यहां तक कि संघर्ष के लिए भी दोनों लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है संघर्ष की तुलना में। दूसरी जो आलोचना है मार्क्स के सिद्धांतों की, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो आलोचना वह है कि समाज में केवल दो ही वर्गों की बात करते हैं मार्क्स, जबकि समाज में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ग पाया जाता है। वह तीसरा वर्ग है, वह मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक आदि को गिनते हैं, और जिन्होंने
समाज के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है, जिसकी मार्क्स ने कहीं चर्चा ही नहीं की। आधुनिक पूंजीवादी युग में मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। कौन से? एक तो पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। तो मध्यम वर्ग कहाँ गया? जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह कहाँ गया? जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है, समाज में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है, वह वर्ग कहाँ है? तो कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स केवल उत्पादन के साधनों के आधार पर श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। जो समाज का जो एक महत्वपूर्ण वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको छोड़ देते हैं, जो कि अत्यंत बड़ी भूल है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की जो तीसरी आलोचना वह है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक ही मान रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। समाजशास्त्रीय आर्थिक आधारों के अतिरिक्त धर्म, शिक्षा, आयु, योग्यता आदि के आधार पर भी समाज में वर्ग विभाजन पाया जाता है। समाज के मार्क्स केवल आर्थिक आधार पर समाज में वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं। कहते हैं कि आर्थिक आधार पर समाज में दो प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं, एक तो पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। लेकिन हम वास्तविक दृष्टि से देखें तो धर्म के आधार पर समाज में वर्ग पाए जाते हैं, शिक्षा के आधार पर समाज में वर्ग पाए जाते हैं, आयु के आधार पर पाए जाते हैं, लिंग के आधार पर पाए जाते हैं, योग्यता के आधार पर समाज में वर्ग पाए जाते हैं। इसलिए वर्गों के निर्धारण का आधार केवल आर्थिक मानना गलत है। मार्क्स दोनों वर्गों को ही एक मानकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। आलोचक ऐसा मानते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की जो चौथी आलोचना वह है कि क्रांति श्रमिक वर्ग नहीं, बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा संभव होती है। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो दो वर्ग देखने को मिलते हैं, एक तो पूंजीपति, दूसरा श्रमिक है। जब श्रमिकों का निरंतर शोषण होता है तो श्रमिक क्या करते हैं, समय के अनुसार जागरूक, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं और अपने अधिकारों को हड़प लेते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि जो संघर्ष है, जो क्रांति है, वह श्रमिक वर्ग द्वारा की जाती है। लेकिन हम इतिहास को उठाकर देखें, वर्तमान समाज को उठा के देखें, तो श्रमिक वर्ग क्रांति नहीं करता है। क्रांति कौन करता है? इतिहास में बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा क्रांति संभव है। मार्क्स का मत है कि श्रमिक वर्ग क्रांति द्वारा समाज को बदल डालेगा, किंतु इतिहास ये बताता है कि सभी क्रांतियों के सूत्रधार कौन हुए हैं? बुद्धिजीवी लोग हुए हैं। और इस बात को लेनिन ने भी स्वीकार किया है कि बुद्धिजीवियों के द्वारा क्रांतियों का आरंभ होता है। क्रांतियों के जो सूत्रधार हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं। इस प्रकार मार्क्स जहां श्रमिक वर्ग को क्रांति का आधार मानता है, आलोचक हैं वो बुद्धिजीवियों को क्रांति का आधार मानते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स की आलोचना वो लोग करते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जो पांचवी आलोचना वह है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है। मार्क्स का मत है, यह मत भी महत्वपूर्ण है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दो वर्गों के बीच नहीं, अपितु दो विरोधी राष्ट्रों के बीच हुआ था। इसी प्रकार से लोगों में वर्ग भावना के स्थान पर राष्ट्रीय भावना के आधार पर विरोध जताया जाता है। वर्ग संघर्ष का इतिहास, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्र संघर्ष देखने को मिलते हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके हैं और जब राष्ट्र पे आपत्ता आती है तो राष्ट्रीय भावना लोगों में पैदा होती है और वर्ग व्यवस्था को छोड़कर सब एकजुट होकर समाज के लोग एकजुट होकर पूरे राष्ट्र के लोग एकजुट होकर
और संघर्ष करते हैं, इसके प्रति, विरोधी राष्ट्र के प्रति। तो वहाँ पर है वर्ग व्यवस्था, वर्ग की जो भावना है, वर्ग संघर्ष की भावना, वो खत्म हो जाती है, गौण हो जाती है। इसलिए मार्क्स की ये विचारधारणा भी गलत है। मार्क्स की जो आलोचना में अगली आलोचना वह है कि मार्क्स द्वारा चित्रण वर्ग संघर्ष के परिणाम सदैव सत्य सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मार्क्स ने एक पांचवें समाज की बात की थी। चार समाज कौन कौन से थे? आदिम साम्यवादी युग, अर्ध दासत्व युग, तीसरा सामंत युग, चौथा आधुनिक पूंजीवादी युग, और पांचवें समाज जो बात की थी वह था वर्ग विहीन साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज का तात्पर्य है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, वितरण समान प्रकार से, समान रूप से वितरण के अधिकारी होंगे सभी। जो भी उत्पादन होगा और जो भी वितरण होगा वो समान रूप से सभी लोगों को बराबर बराबर दिया जाएगा। ऐसा मार्क्स ने कहा था कि एक दिन ऐसा युग आएगा कि वर्ग व्यवस्था वो समाप्त हो जाएगी, कोई उच्च नीच के भेदभाव नहीं रहेंगे, सभी लोग समान हो जाएंगे, अर्थात वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। मार्क्स ने ऐसा कहा था, जो कि कोरी कल्पना सिद्ध हुई, क्योंकि समाज में वर्ग व्यवस्था दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसमें अनेक विचारकों ने उन कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनकी आलोचना की। धन्यवाद।